हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को पता है हम यूपीपीसीएस की जो एग्ज़ाम है उसके जीके जीएस का पार्ट करवा रहे हैं, जो कि आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम जो आपकी मेडिकल ऑफिसर की रहेगी उसमें एएमओ, एमओसीएच, होम्योपैथिक, यूनानी सब में अलग अलग मार्क्स का अलग अलग वरीयता के अनुसार जीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप सभी को पता है और हमने हमारी यूट्यूब चैनल पर क्लासेस अपलोड भी कर दी है जीके की। और हम सबसे पहले आपको जीके का हिस्ट्री का टॉपिक हमने उठाया है, उसकी क्लासेस चैनल पर डाल दी गई है। तो आप ज़रूर प्रीवियस क्लासेस को भी देखें। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी के लिए कि जैसे जो एमओसीएच की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आपका 75 मार्क्स का सब्जेक्ट रहेगा, 50 मार्क्स का आपका जीके जीएस का पार्ट रहेगा, और उसके अलावा 25 मार्क्स का आपका जो कम्युनिटी मेडिसिन का पार्ट रहेगा वो हमारे चैनल पर सारी क्लासेस अपलोड कर दी गई है। उसमें आपको स्मार्ट नोट्स के साथ सारी थ्योरी कवर करवाई गई है और उसके एमसीक्यूज भी करवाए गए हैं। तो आप चैनल पर विजिट करके वो सभी क्लासेस ले सकते हैं। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मेंशन है। और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर अपकमिंग क्लासेस। और आप सभी को पता है आपको कोई भी जानकारी या फिर इस क्लास की पीडीएफ, अन्य किसी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। और आप सभी को पता है कि हम हमारी हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है जीके में सबसे पहले, और हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया था, तो उसी के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ रहे हैं। और ये क्लासेस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से देखिए क्योंकि हम आपको इस क्लास में स्मार्ट नोट्स के थ्रू स्टडी करवा रहे हैं। और स्मार्ट नोट्स के साथ साथ में उसी टॉपिक के आपको एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सो फार काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा मौर्य काल का। तो मौर्य वंश की स्थापना के बारे में देखेंगे। तो मौर्य काल का जब लगभग ये 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व इसका जो है शासन का कार्यकाल था। मौर्य वंश की स्थापना हुई थी इस काल के अंदर, और इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और 322वीं ईसा पूर्व में नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इनका मार्गदर्शक था चाणक्य, और कौटिल्य और विष्णुगुप्त अलग अलग उनके नाम भी थे। और राजधानी थी पाटलिपुत्र, और जो वर्तमान में पटना के नाम से विख्यात है। ठीक है, प्रमुख मौर्य शासक कौन कौन से थे अब हम देखते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था जिसने पूरे भारत पर एकीकरण किया था। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना, कि कौन सा ऐसा मौर्य शासक था जिसने पूरे भारत पर एकीकरण किया था। आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराकर, और इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। और अंत में ये श्रवण बेलगोल और जो इन्होंने जैन धर्म अपनाया था और अंत में ये श्रवण बेलगोल गए। और यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भी भारत आया था इनके ही कार्यकाल के अंदर, और उन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका। अब हम देखते हैं बिंदुसार के बारे में, जो कि अब जो चंद्रगुप्त मौर्य था उनका ही बेटा था। और साम्राज्य का विस्तार इन्होंने दक्षिण भारत तक किया था। और यूनानी लेखक उसे अमित्र घात भी कहते थे। ठीक है, अब उसके बाद में आता है अशोक, जो कि महान राजा थे, जो इसलिए इनको अशोक महान के नाम से जाना जाता है। ये मौर्य वंश के सबसे महान शासक थे। कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व हुआ था के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, धम्मन नीति का प्रचार किया था, शांति, अहिंसा और नैतिकता पर जोर दिया था। और अशोक के अभिलेख के बारे में देखते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा स्तंभ लेख, शिलालेख, गुफा लेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में देखने को मिलता है। और प्रमुख स्तंभ बनाए थे इन्होंने सारनाथ, प्रयाग, सांची। और राष्ट्रीय चिन्ह थे इनके अशोक स्तंभ से लिए गए थे, इसलिए जो भी आज भी अशोक का चिन्ह देखने को मिलता है ना, अशोक स्तंभ से लिया गया था राष्ट्रीय चिन्ह। मौर्य प्रशासन व्यवस्था, इसमें केंद्रीय शासन मजबूत था, राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था, मंत्री परिषद होती थी, और साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। गुप्तचर व्यवस्था बहुत सख्त थी। अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो मौर्य डायनेस्टी में कृषि व्यवसाय प्रमुख व्यवसाय था, भूमि कर प्रमुख आय थी, व्यापार और उद्योग विकसित थे, राज्यों द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी।
धर्म और समाज के बारे में देखते हैं तो प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म था। अशोक के समय बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। स्त्रियों की स्थिति सामान्य थी और जाति व्यवस्था विद्यमान थी, वही वर्ण व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? तो अशोक के बाद कमजोर शासक हुए और अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ, और 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, अब हम देखते हैं मौर्य काल का महत्व क्या रहा। भारत का पहला विशाल साम्राज्य जो मौर्य काल के समय रहा। प्रशासनिक एकता देखने को मिली, बौद्धिक धर्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार हुआ और कला और स्थापत्य का विकास मौर्य काल के अंदर बहुत अत्यधिक हुआ। अब हम देखते हैं पोस्ट मौर्य पीरियड यानी मौर्य उत्तर काल के बारे में। यह समय लगभग था 185 से 300 ईसा पूर्व का। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन 185 ईसा पूर्व के बाद भारत में कई नए वंशों और विदेशी शक्तियों का उदय हुआ था। शुंग वंश, अब आप सभी को पता है मौर्य डायनेस्टी यहाँ पे खत्म कर दी गई और फिर शुंग ने अपनी शुंग डायनेस्टी को स्टार्ट कर दिया। तो इसका कार्यकाल देख लेते हैं। 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। इनके ही नाम पे शुंग वंश पड़ा था। अंतिम मौर्य शासक जो वृहद्रथ थे, उनकी हत्या करके उन्होंने सत्ता प्राप्त कर ली। उनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी जो वर्तमान में क्या है, पटना है। और ब्राह्मण धर्म को इन्होंने संरक्षण किया। बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ। महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी इनकी, यज्ञों का पुनः उद्धार करवाया और कला का विकास करवाया। भरहुत स्तूप जैसे कला का विकास करवाया इन्होंने। उसके बाद में आया इनका नेक्स्ट कण्व वंश। कण्व वंश की जो है कार्यकाल था वो था 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक। इनके संस्थापक थे वसुदेव कण्व और शुंग वंश का इन्होंने अंत किया था। और कमजोर शासक थे, राजनीतिक अस्थिरता थी और अंततः सातवाहनों ने इनसे सत्ता छीन ली थी। नेक्स्ट इसके बाद आया सातवाहन वंश जो कि था दक्कन के अंदर। इसके संस्थापक थे सिमुक। प्रमुख शासक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। दक्षिण भारत और मध्य भारत में इनका शासन था। ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया था इन्होंने भी और व्यापार बंदरगाह का विकास हुआ था। अमरावती स्तूप प्रसिद्ध था इनके कार्यकाल में। इनके कार्यकाल में सातवाहन वंश के कार्यकाल में। ठीक है, अब हम आते हैं इंडो ग्रीक यमन पे। उत्तर पश्चिम भारत में इनका शासन था और प्रसिद्ध शासक थे मिनांडर मलिंदी। और बौद्ध धर्म अपनाया था इन्होंने और मलिंद पन्हो ग्रंथ भी इनके टाइम में काफी प्रसिद्ध ग्रंथ के हुआ था। अब हम देखते हैं शक। शक के बारे में ये थे मध्य और पश्चिमी भारत के में इनका राज्य का विस्तार था। प्रमुख शासक थे इनका रुद्र दामन प्रथम और जूनागढ़ अभिलेख इनके टाइम में प्रसिद्ध था और संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। और पार्थियन देखते हैं, अल्पकालिक शासन था इनका। उत्तर पश्चिम भारत में शासन किया था और व्यापारिक संपर्क इनके ज्यादा थे। उसके बाद आता है कुषाण वंश जो लगभग 1 से 3 शताब्दी तक चला था। इसके संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। इनके महान शासक थे कनिष्क और राजधानी थी पुरुषपुर। पेशावर बौद्ध धर्म जो महायान का प्रचार हुआ था। चौथी बौद्ध संगति थी। गांधार कला का विकास हुआ था और सोने के सिक्के चलाए गए थे। कला और संस्कृति में गांधार कला, मथुरा कला, शैलियाँ फेमस थी। स्तूप विहार और मूर्ति कला का विकास हुआ था। संस्कृत और प्राकृतिक साहित्य का भी विकास देखा गया। व्यापार और व्यवस्था में जो रेशम मार्ग है उसका विकास बताया गया। रोम के साथ व्यापार बढ़ाया गया और स्वर्ण और रजत के सिक्के चलाए गए थे। अब हम देखते हैं मौर्य उत्तर काल का महत्व। तो भारत का विदेशी शक्तियों से संपर्क, कला और संस्कृति, व्यापार में उन्नति, बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार हुआ। अब हम देखते हैं मौर्य डायनेस्टी के बाद में पोस्ट मौर्य डायनेस्टी के बाद आता है गुप्त काल और इनका शासन रहा लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। इसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसे भारत का स्वर्ण युग काल कहा जाता है, तो वो था गुप्त काल। ठीक है, तो गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। वास्तविक साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी 320 ईस्वी के अंदर। इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। वैवाहिक नीति द्वारा विस्तार, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह।
क्या है, शादी से जो रिलेशन मेक किया था वो उस हिसाब से बता रहे हैं कि वैवाहिक नीति द्वारा विस्तार किया था उन्होंने अपने राज्य का। अब प्रमुख गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इन्हें महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त थी और गुप्त साम्राज्य की नींव इन्होंने मजबूत की थी। इनका शासन बहुत अच्छा था। उसके बाद आए समुद्रगुप्त। इन्हें भारत का नेपोलियन, यानी इतिहासकार इन्हें V.A. स्मिथ इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा, और उत्तर भारत में विजय और दक्षिण में अभियान चलाए गए। कला और संगीत का संरक्षक और वीणा वादक थे ये। तो जो समुद्रगुप्त थे ये बहुत बड़े वीणा वादक थे। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ये कला और संस्कृति का काफी ज्यादा विकास हुआ था इनके कार्यकाल में, और ये बहुत महान वीणा वादक भी थे समुद्रगुप्त, और इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आए हमारे पास में चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका नाम था विक्रमादित्य भी। गुप्त काल का उत्कर्ष समय चल रहा था तब, और शक क्षत्रपों का अंत हुआ था। उज्जैन इनकी दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र के बाद में। और चीनी यात्री फाहियान भारत इनके कार्यकाल में आया था। नवरत्नों का संरक्षण भी इन्होंने किया था। उसके बाद आती है कुमारगुप्त प्रथम के कार्यकाल में। देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और कार्तिकेय की उपासना की जाती थी। उसके बाद आती है स्कंदगुप्त की बारी। इनके कार्यकाल में हुन आक्रमणों से रक्षा की गई थी, और गुप्त साम्राज्य का ये अंतिम शक्तिशाली शासक था स्कंदगुप्त। ठीक है, उसके बाद देखिए गुप्त काल का प्रशासन। अब राजा सर्वोच्च शासक था। साम्राज्य, भुक्ति, विषय, ग्राम सभाएं, कर, सुव्यवस्थित और सामंतवाद की शुरुआत की गई थी। और अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। कृषि जो इनका मुख्य आधार था, भूमि अनुदान प्रथा थी, स्वर्ण सिक्के थे दिनार से, और व्यापार उन्नत और शिल्प उन्नत था इनके कार्यकाल में। और समाज में जो व्यवस्थाएं थी, तो वर्ण व्यवस्थाएं मजबूत थी। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखी गई, सती प्रथा का प्रारंभ हो गया था, और संयुक्त परिवार प्रणाली देखी गई थी। धर्म में इनका ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। विष्णु और शिव की पूजा पे जोर दिया गया था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को संरक्षण मिला था, और धार्मिक सहिष्णुता देखी गई थी। अब हम देखते हैं कला और स्थापत्य के बारे में। तो अजंता की गुफाएं बनाई गई थी। दशावतार मंदिर जैसे देवगढ़ के अंदर है, उसका निर्माण करवाया गया था। मथुरा कला शैली पे बहुत ज्यादा उसका विस्तार हुआ था, और मूर्ति कला का उत्कर्ष समय था। साहित्य और शिक्षा के लिए कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, और विशाखादत्त की मुद्राक्षर, आर्यभट्टीय दशमलव प्रणाली, शून्य का ज्ञान भी हुआ था। और नालंदा प्रमुख विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था इनके कार्यकाल में। अब विज्ञान और तकनीकी का भी विकास देखा गया। गणित, खगोल शास्त्र में प्रगति हुई। पृथ्वी के घूर्णन का ज्ञान हुआ, और चिकित्सा में चरक और सुश्रुत परंपरा का प्रारंभ हुआ। गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? जब हुन का आक्रमण हुआ तो कमजोर उत्तराधिकारी थे, तो आर्थिक संकट आया, इससे कि 6वीं शताब्दी में इनका पतन हो गया। अब देखते हैं गुप्त काल का महत्व। तो भारतीय संस्कृति का उत्कर्ष काल भी माना जाता है। इससे साहित्य और कला और साहित्य के अंदर और प्रशासनिक स्थिरता भी बहुत अधिक देखी गई थी, और स्वर्ण युग की से संज्ञा दी गई थी। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। तो ये दक्षिण भारत के इतिहास के अंदर कौन कौन से क्षेत्र कवर करेंगे हम? सबसे पहले तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र को। और प्राचीन काल में इन्हें दक्षिणापथ भी कहा जाता था। ठीक है, संगम काल, इनका कार्यकाल का समय था 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का। तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है इसे। इसमें तीन प्रमुख राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, और ग्रंथ थे एटुथुके, पट्टू पाट्टू, और राजधानी थी मुदेर पांड्य। व्यापार था रोम के साथ समुद्री व्यापार, और समाज में वीरता, दान, युद्ध संस्कृति प्रचलित थी। उसके अलावा सातवाहन वंश जो दक्कन, ये भी साउथ का ही है। उत्तर मौर्य काल के बाद में प्रमुख शासक थे गौतमी पुत्र शतकर्णी। ब्राह्मण धर्म को संरक्षण मिला था काफी इस कार्य में। बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ था, और अमरावती का स्तूप है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध था इनके कार्यकाल में। फिर देखते हैं हम पल्लव वंश के बारे में। तो इनका कार्यकाल लगभग था 275 से
से 897 और इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। प्रमुख शासक था महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और चालुक्य वंश से इसके अंदर संघर्ष देखा गया। कला थी महाबलीपुरम के रथ मंदिर और शैलकृत वास्तुकला। चालुक्य वंश के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले बादामी चालुक्य, इनके संस्थापक थे पुलिकेशिन प्रथम, महान शासक थे पुलिकेशिन द्वितीय, राजधानी थी बादामी और ऐहोल पट्टदकल मंदिर इनके कार्यकाल में काफी प्रसिद्ध था। अब हम देखते हैं पूर्वी चालुक्य के बारे में। तो वेंगी क्षेत्र में देखे जाते थे, तेलुगु संस्कृति का ये विकास किया इन्होंने। अब हम देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। 753 से 973 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया। संस्थापक था इनके दंती दुर्ग, महान शासक थे अमोघवर्ष प्रथम। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था और कन्नड़ साहित्य का विकास इनके कार्यकाल में हुआ था। और चोल वंश के बारे में देखते हैं। 9वीं से 13वीं शताब्दी में इनका कार्यकाल रहा। इनके संस्थापक थे विजाल्य। इन महान शासक थे राजा राज चोल प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम इनके। और शक्तिशाली नौसेना थी इनके पास में। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है जो इनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा इन पे निर्माण करवाया गया, ध्यान दिया गया और दक्षिण पूर्वी एशिया तक का इनका विजय थी। अब आती है नेक्स्ट पांड्य वंश पे। तो पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। समुद्री व्यापार में अग्रणी था। मोती व्यापार प्रसिद्ध था बहुत ज़्यादा इनके कार्यकाल में। उसके बाद देखते हैं हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो इनका कार्यकाल था 1336 से 1646 ईस्वी तक का। इनका संस्थापक थे हरिहर और बुक्का और महान शासक थे इनके कृष्णदेव राय। राजधानी थी हम्पी। तेलुगु साहित्य का उत्कृष्ट समय था। तालीकोटा का युद्ध और इनका पतन हुआ 1565 के अंदर। बहमनी और दक्कन सल्तनत के बारे में देखते हैं। मुस्लिम शासन का विस्तार था गोलकुंडा, बाजीपुर और अहमदनगर तक। स्थापत्य कला का भी विकास देखा गया इनके कार्यकाल में। कला और संस्कृति और धर्म के बारे में भक्ति आंदोलन, अलावर और नयनार देखे गए। काफी प्रचलित द्रविड़ स्थापत्य शैली का विकास हुआ। शैव और वैष्णव परंपरा देखी गई। मंदिर अर्थव्यवस्था पर काफी जोर दिया गया। दक्षिण भारत के इतिहास का महत्व के अंदर हम देखते हैं समुद्री व्यापार को इन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया। उन्नत मंदिर स्थापत्य किए, उस पर जोर दिया। साहित्य और भाषाओं का विकास देखा गया और प्रशासनिक नवाचार उनके कार्यकाल में देखा गया। तो यह थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने पढ़ा काल, उत्तर मौर्य काल और गुप्त वंश के बारे में। और उसके बाद में हम दक्षिण भारत के बारे में पढ़ने लग गए, दक्षिण भारत वंश के बारे में। तो भारत का इतिहास। तो ये थी हमारी आज की क्लास और अब इसी क्लास के हम करते हैं MCQ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सबसे पहले किस वंश ने शासन किया? ऑप्शन देखिए, कण्व, शुंग, शातवाहन, कुषाण। तो आप सभी को पता है शुंग वंश ने शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ, वसुदेव, पुष्यमित्र शुंग या सिमुक? तो आप सभी को पता है पुष्यमित्र शुंग थे शुंग वंश के संस्थापक। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन माना जाता है? कुजुल, कडफिसेस, हुविष्य, कनिष्क और विम कडफिसेस। तो आप सभी को पता है कनिष्क है जो कुषाण वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, विदेशियों के आक्रमण के कारण, कला, विज्ञान और साहित्य के विकास के कारण, केवल राजनीति विकास के कारण या केवल कृषि पतन के कारण? तो आप सभी को पता है कला, विज्ञान और साहित्य के विकास के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त। आप सभी को पता है चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल के अंदर प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री फायान भारत के किस शासक के समय आया था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो आप सभी को पता है समुद्रगुप्त के कार्यकाल के अंदर चीनी यात्री फायान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसमें हमने देखा था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था फायान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम काल किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर भारत, पूर्व भारत, दक्षिण भारत या मध्य भारत? तो आप सभी को पता है दक्षिण भारत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल वंश का सबसे प्रमुख मंदिर कौन सा है? प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? कैलाशनाथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर या सूर्य मंदिर? तो आप सभी को पता है बृहदेश्वर मंदिर है जो कि चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ भी है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? हरिहर, बुक्का, देवराय द्वितीय या कृष्णदेवराय? तो आप सभी को पता है कृष्णदेवराय थे जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश की देन है? पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट या चालुक्य? तो आप सभी को पता है राष्ट्रकूट वंश की देन है। ये थी आज की हमारी क्लास की जो हमने सारी थ्योरी कवर की नोट्स के साथ में, उसी के हमने एमसीक्यू किए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर अपकमिंग वीडियो क्लासेस। आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़कर ले सकते हैं। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।